डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 का सारांश देख चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम इस वीडियो की मदद से आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस अध्याय का अंक बार 5 अंकों का होगा, जिसमें एक प्रश्न 1 अंक का व एक प्रश्न 4 अंकों का आने की प्रबल संभावना रहेगी। और इसी आधार पर भी हम इस वीडियो में प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों को देखने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 अंकों के प्रश्न, जिसमें हम समझेंगे कि उसके बाद में हम देखेंगे उत्तर लेखन कला के साथ में 4 अंकों के प्रश्न, जिन्हें देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको जो याद करने की जो शैली है उसमें भी आज से बदलाव आएगा। इस शैली को सीखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे और सीखे किस प्रकार मैंने ये उत्तर लिखे। और फिर अंत में हम देखेंगे मानचित्र, और मानचित्र की मदद से भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ किस प्रकार से मानचित्र भरा जाता है और मानचित्र के आसपास क्या क्या या मानचित्र से संबंधित हमारी क्या क्या गलतियाँ होती। शुरुआत करते हैं 1 अंक वाले प्रश्नों से, जिसमें सबसे पहले लेते हैं प्रश्न संख्या 1। कौन से शिलालेख में अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की? तो वह शिलालेख है बाबरू का शिलालेख। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वह है अगुतर निकाय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? तो फाहियान भारत आया था उस समय गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कादम्बरी के लेखक कौन है? वह किस शासक के दरबार में था? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है और वो वर्धन वंश के हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और इन्होंने बाणभट्ट ने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें है राज राजेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया? वह किस शैली में है? तो राज राजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया और जिसे वर्धेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। महाजनपद, अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महाजनपद कुरु व मगध की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। मगध की राजधानी राजगृह और गिरिवृष थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संस्थागार का प्रमुख कार्य क्या था? अब संस्थागार को पहले थोड़ा संस्थागार को समझते हैं। संस्थागार कुलीन वर्गों की एक संस्था थी जिसके तहत राज्य की नीति के आधार पर नियम बनाना और प्रशासन के काम करना। क्वेश्चन नंबर 8। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या 261 ईसा पूर्व किया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन 9 की, जिसमें है सन्निदाता का प्रमुख कार्य क्या है? तो सन्निदाता को समझ ले कि केंद्रीय मौर्य प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें अर्थशास्त्र के अनुसार 18 विभाग था। उन्हीं 18 विभागों में से एक सन्निदाता भी था। तो सन्निदाता के प्रमुख कार्य, सन्निदाता कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था और साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना इसका प्रमुख कार्य था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। धर्मस्थीय और कंटक शोधन क्या थे? धर्मस्थीय व कंटक शोधन क्या थे? तो ये मौर्य काल के न्यायालय थे। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, जो है कालिदास के प्रमुख नाटक का क्या नाम था? तो कालिदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक लिखा जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने एक महाकाव्य भी लिखा जिसका नाम था रघुवंशम। क्वेश्चन नंबर 12। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस वंश के समय हुआ? तो भारत में जिस समय दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ उस समय गुप्त वंश का शासन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया?
तो एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शक संवत की शुरुआत किसने की? कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में की गई। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में की गई। ये 2 संवत इस अध्याय में थे, तो दोनों को मैंने एक जगह शामिल किया है, आप अच्छे से याद कर ले। बात करें क्वेश्चन नंबर 15। सहरात वंश का उन्मूलक किसे कहा गया? तो सहरात वंश का उन्मूलक सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया। अब बात करें क्यों कहा गया, तो शक्कों का सहरात वंश था, उसके 2 प्रमुख शासक हुए, एक भूमक और दूसरा नहपान। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को युद्ध में पराजित किया, इसीलिए इसे सहरात वंश का उन्मूलक कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई और कहाँ पर हुई? तो इसका उत्तर है कनिष्क के समय, कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई और कुंडलवन कश्मीर में ये हुई और इसके अध्यक्ष पार्श्वनाथ थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17। तो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है विज्ञानेश्वर, और यह मिताक्षरा पुस्तक हिंदू धर्म का आधिकारिक ग्रंथ भी कहलाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18। हर्षवर्धन के 2 नाटकों के नाम बताइए। यहाँ पर हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, तीनों हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। किन्हीं 2 का याद रख सकते हैं आप, तीनों भी याद कर सकते हैं। और ये नाटक इन्होंने कौन सी भाषा में लिखे? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे? संस्कृत भाषा में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था कासू के नाम से। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ह्वेनसांग किस शासक के दरबार में भारत आया? तो ये भारत आया वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासन काल में, और भारत 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी तक ये भारत। ये हमने देखे अति लघुत्रात्मक प्रश्न या एक अंकों वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें आप एक बार पुनः वीडियो को रिवाइज करके देख लें। अब हम शुरुआत करते हैं लेखन कला के साथ। 4 अंकों वाले प्रश्न या बड़े प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है और अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में समझाइए। अब इसे हम कुछ कीवर्डों के साथ में, जैसे जनपदों के नाम और राजस्थान के वर्तमान क्षेत्र के साथ में समझेंगे, और किस प्रकार अच्छा उत्तर लिखते हैं उसको भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। या तो आप प्रश्न में दिए हुए शब्दों से कर सकते हैं, या आपको कुछ याद है उससे संबंधित तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत की है, वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में जनपदों का उदय देखने को मिलता है और उनकी संख्या 4 मिलती है, जो निम्नानुसार है। अब आपको वैदिक सभ्यता के विकास क्रम ये याद नहीं है तो आप शुरू कर सकते हैं कि राजस्थान में भी कुछ जनपद थे जिनकी संख्या 4 मिलती है और जो निम्नानुसार है। अनेक प्रकार से शुरुआत हो सकती है। अब यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आपका उत्तर दूसरों से अलग है तो ही आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके लिए आपको कुछ प्रश्नों के लिए, सभी प्रश्नों में नहीं, कुछ प्रश्नों में कुछ जैसे गोला या आयत या वर्ग कुछ इस प्रकार से बनाकर अपने उत्तर को थोड़ा डिज़ाइन करें या थोड़ा सुंदर बनाएं, जिससे आपको सुंदर नंबर प्राप्त हो। अब बात करते हैं, मैंने इनको चारों को, जो 4 जनपद थे, इनको ले रखा है जांगल प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन और सिवी। अब इनको आप किसी भी प्रकार से अपने हिसाब से कैसे भी, किसी भी आधार पर जैसा आपको अच्छा लगे उस आधार पर आप इसको, जैसा आपको सुंदर लगे उस आधार पर इनको आप रख सकते हैं। बात करें इसके अंदर लिखने के लिए, फिर इनको अलग अलग पहले लिख दिया, फिर अलग अलग लिखना है। जैसे नंबर 1 जांगल, फिर उसमें लिखना है कि जैसे आपको राजधानी याद है तो आप लिख सकते
हैं कि इसकी राजधानी अहिछत्रपुर है, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। जांगल का वर्तमान क्षेत्र याद है तो वर्तमान क्षेत्र लिख सकते हैं, बीकानेर, जोधपुर, नागौर जिलों के अंतर्गत ये आता था। या जांगल क्षेत्र के बारे में कुछ और जो भी कुछ आपको याद है वो यहाँ सब कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, जांगल क्षेत्र पर बीकानेर के राजाओं का शासन था, जिसके कारण वो स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मत्स्य। फिर आगे आपको उसी लाइन में या नीचे एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है मत्स्य, और मत्स्य के बाद में मत्स्य में लिखना है। अगर राजधानी याद है तो जरूर लिखें। जैसे इसकी राजधानी मैंने लिखी है विराटनगर, जिसे बैराट के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य जनपद का वर्तमान क्षेत्र अलवार, जयपुर, भरतपुर जिले के अंतर्गत आता था और कालांतर में मगध साम्राज्य का अंग बन गया। बात करें तीसरे नंबर पर सूरसेन को इसी प्रकार लिखना है और इसी प्रकार इनकी राजधानी या इनका क्षेत्र जो भी कुछ इसको याद है आप उसको नीचे आराम से इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसकी राजधानी मथुरा, सूरसेन, वर्तमान क्षेत्र आधुनिक बर्ज क्षेत्र या भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर जिलों के अंतर्गत आता था। इस जनपद का या इसी जनपद का संबंध वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण से भी रहा। बात करते हैं सिवी की। सिवी एक जाति थी जो पाकिस्तान के क्षेत्र में निवास करती थी, लेकिन बाद में बाह्य आक्रमणों के कारण यह कालांतर में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर निवास करने लगी और यहीं पर चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी क्षेत्र को इन्होंने राजधानी बनाए और यहीं पर स्थायी रूप से रहने लगे। ये बातें आप इसमें लिख सकते हो और इसमें आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, मौर्यकालीन प्रशासन का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसमें मैंने 3 कीवर्ड रखे। एक उपदा परीक्षण जो मौर्य काल में बहुत ही महत्वपूर्ण था, दूसरा केंद्रीय प्रशासन जिसमें 18 विभाग अर्थशास्त्र के अनुसार बताए गए, और तीसरा प्रांतीय प्रशासन जो जिसमें प्रांतों में 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अब इन्हीं की सहायता से हम उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 कीवर्ड हमें याद है तो हम आसानी से इसका बहुत ही अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, जिसमें परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं मौर्य काल की। अब यहाँ से मैंने बताया किसी भी प्रकार शुरुआत कर सकते हैं कि मौर्य काल की आप राजाओं का नाम भी लिख सकते हैं, आप और कुछ भी इसमें जो आपको मौर्य काल से संबंधित है उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। इसे शुरुआती जो ये होता है इसे भूमिका कहते हैं, और इस भूमिका में आप कुछ अच्छी बातें डालेंगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो आपको अधिक से अधिक अंक देगा। जैसे मौर्य काल में सर्वप्रथम केंद्रीय कर शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा के हाथ में था और मौर्य प्रशासन के द्वारा, अब जो मैंने उपदा परीक्षण की बात की वो मौर्य प्रशासन में राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद में की जाती थी। इस आधार पर ही मैंने उपदा परीक्षण अगर याद है तो आराम से अच्छे से इसमें लिख सकते हैं और अपने उत्तर के अंदर जान डाल सकते हैं। अब इसे उपदा परीक्षण कहते हैं। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चनों से जोड़ के लिखा हुआ है, ये उत्तर ज़्यादा बड़े नहीं। अगर आप छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे से याद है या अच्छे से समझ रखा है तो आप आराम से बड़े क्वेश्चन लिख सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पर भी हमें या सुंदर बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए या कलाकारी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 2 भाग है और 2 भागों को देखते हुए यहाँ पर लिख सकते हैं बीच में मोटे मोटे शब्दों में गोले में या चौकोर, आयत, किसी भी प्रकार आप लिख सकते हैं। और इसको मौर्य प्रशासन यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद में इसके 2 भाग कर दिए, ऐसे कुछ डिजाइन बना के केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दोनों को लिखा। फिर उसके बाद में नीचे लाइन लिख छोड़ी और उसके बाद में लिखा आपने नंबर 1 केंद्रीय प्रशासन। और केंद्रीय प्रशासन में फिर लिखते हो आप, जैसे केंद्रीय प्रशासन के बारे में अभी हमने ऊपर देखा था 18 विभाग, तो 18 विभागों की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से, और अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर आराम से इस प्रशासन में दे सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार या चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तीरथ कहा गया और जिसमें प्रमुख है या और बातें यहाँ पर ऐड हो सकती है। जिसमें प्रमुख है जैसे सम्माहर्ता और सन्निधाता, जो हमने दोनों पाठ सारांश में देखे थे। सम्माहर्ता इसका प्रमुख कार्य है राजस्व एकत्रित करना या बजट तैयार करना, और सन्निधाता जिसका कार्य है कोषाध्यक्ष होता था ये, और इसका प्रमुख जो कार्य होता था वो होता था
कोषगृह बनाना या अन्नागार बनाना। इसी प्रकार प्रांतीय व्यवस्था देखेंगे, प्रांतीय प्रशासन देखेंगे कि मौर्य, हमने यहाँ देखा 5 प्रांतों में बटा हुआ था, मौर्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत विषयों में बटे हुए थे और जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। अगर इनमें से कुछ भी जो भी आपको याद है वो लिख सकते हैं। प्रशासन की छोटी इकाई गोप थी और गोप 10 गांवों का शासन संभालता था। इस प्रकार हमारा ये उत्तर पूरा हो गया। लास्ट में निष्कर्ष में भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मौर्य प्रशासन मौर्यकालीन प्रशासन उस समय भी इतनी सुदृढ़ थी या बहुत ही व्यवस्थित रूप से मौर्य प्रशासन। इसी क्रम में आगे शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड लिए हैं जिनकी सहायता से हम उत्तर लिखेंगे और सीखेंगे छोटे छोटे शब्दों से किस प्रकार जोड़कर उत्तर लिखा जाता है। सबसे पहला है राज्य विस्तार या साम्राज्यवादी। दूसरा है दरबारी कवि हरिसेन या प्रयाग प्रशस्ति के बाद में सैनिक सफलता और नौसेना। यहाँ लिखा है संगीत कला या सिक्कों पर वीणा। फिर लिखा हुआ है विष्णु भक्त और अन्य धर्मों का आदर। अब इन सबको जोड़ते हुए हम उत्तर लिखते हैं और सीखते हैं किस प्रकार कुछ कीवर्ड्सों को जोड़कर उत्तर लिखा जाता है। सबसे पहले बात करें कि समुद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रतापी शासक था। ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनको आप सभी प्रश्नों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति पर विश्वास करता था, जिसने अनेक राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसमें समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किया और उसने बताया समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा और समुद्रगुप्त के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिससे उसने विदेशियों से या विदेशों में भी संबंध या दूसरे देशों से भी संबंध स्थापित किए। समुद्रगुप्त संगीत कला में निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए मिलती है, जिससे उसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त विष्णु भक्त था, लेकिन अन्य धर्मों का भी आदर समान रूप से करता था। इस प्रकार ये उत्तर हम आसानी से इन कीवर्डों को जोड़ते हुए लिख पाए हैं और आप इसके ऊपर एक बार अभ्यास करेंगे तो आप भी लिख पाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 जो है चोल वंश के प्रशासन के बारे में सविस्तार समझाइए। अब चोल प्रशासन के लिए चोल प्रशासन के कुछ कीवर्ड्स हमने पहले ही ले रखे हैं या याद करने की कोशिश करें, या आगे से जब भी आप याद करो, बड़े प्रश्न आपको याद करने हो तो छोटे छोटे उनके कीवर्ड्स याद करने की कोशिश करो, फिर उनको जोड़ के अभ्यास करें, जिससे आपके अभ्यास में आ जाएगा और आप आराम से अच्छा उत्तर लिखने लग जाओगे। अब है इसमें सबसे पहले कीवर्ड है ग्राम पंचायत प्रणाली। 6 प्रांतों में विभाजन मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और ग्राम। सोने का सिक्का कासू, उपज का 6ठा भाग और स्थल सेना के साथ जहाजी बेड़ा। ये सब कुछ हमने वैसे पाठ सारांश में देख रखा है और आप आसानी से इन चीज़ को देखते ही समझ गए होंगे अब, और आपके समझ में भी आ रहा होगा किस प्रकार 4 नंबर के, 5 नंबर के या 6 नंबर के प्रश्नों को लिखा जाता है। इन सबको मिलाकर शुरुआत करते हैं उत्तर लिखने की। चोल वंश भारत के दक्षिण भाग में स्थित था। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से चोल राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था, जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग कोट्टम के उपविभाग नाडु और नाडु के उपविभाग कुर्रम और कुर्रम के उपविभाग ग्राम होते थे। ये मैंने आपको राज्य के साथ तुलना करके पहले पाठ सारांश में समझाया था, जिसे आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे बात करें, चोल प्रशासन में गांव के प्रतिनिधि, जो गांव होते थे उनके प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित रूप से निर्वाचित होते थे। जिस प्रकार अपने वर्तमान समय में पंचायत में सरपंच का प्रति 5 वर्ष या नियमित रूप से 5 वर्ष के अंतराल में चुनाव होता है, उसी प्रकार चोल प्रशासन में गांव के प्रतिनिधियों का भी नियमित रूप से निर्वाचन होता था। चोल प्रशासन में भूमि की उपज का लगभग 6ठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता है। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था और चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं भी पूरी की। इस प्रकार आसानी से कुछ शब्दों को जोड़ते हुए हम उत्तर लिख पा रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसे हम इसी प्रकार से समझेंगे और देखेंगे।
प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क के योगदान को समझाइए या कनिष्क का योगदान समझाइए। अब कनिष्क के समय कौन कौन सी जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हम कीवर्ड्स में याद करके और आसानी से एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। चौथी बौद्ध संगति, इसके समय पहली घटना हुई चौथी बौद्ध संगति। इन्होंने एक संवत चलाया, शक संवत 78 ईस्वी में। इनकी पहली राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। इनकी एक प्रतिमा मिली मथुरा से, जिसमें घुटने तक चोगा पहने हुए और बाहरी बूट पहने हुए दिखाया गया। इनके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे चिकित्सक या महान गणितज्ञ, नागार्जुन जैसे महान गणितज्ञ भी थे। इनके बारे में अब इन कीवर्ड से आसानी से हम शब्दों को जोड़ के और एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रमुख राजाओं में माना जाता है। कनिष्क के समय कश्मीर में कुंडलवन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। उसके साम्राज्य की प्रथम राजधानी पेशावर थी और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसी मथुरा से एक प्रतिमा मिली, जिसमें कनिष्क को घुटने तक चोगा व भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क के दरबार में पार्श्वनाथ, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे गणितज्ञ, चरक जैसे चिकित्सक जैसे विद्वान। आइए अब मानचित्र सीखते हैं और मानचित्र को किस प्रकार भरा जाता है या परीक्षा में किस प्रकार इसको हल किया जाता है और इसको समझते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे, ये भारत के इस साइड का क्षेत्र पाकिस्तान है, ये ऊपर वाला चीन है और ये यहाँ पर नेपाल है। यहाँ पर जो ये देश है ये नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर ये है बांग्लादेश। उसके अलावा ये है म्यांमार। ये सभी देशों को हम अलग कर ले, ये श्रीलंका है, आप जानते ही होंगे। और बाकी फिर उसके बाद में जो अपना देश, प्यारा देश बचा हुआ है, इस पे हम कहाँ पर किस प्रकार बढ़े या किस प्रकार इसके सीखे। सबसे पहले हमें राज्यों की, जो राज्य हैं उनको समझना होगा और इनको धीरे धीरे मैं आगे वाली क्लासों में समझाने वाला हूँ। आज हम देखेंगे जो 5 स्थान मैंने आपको दिए थे पाठ सारांश में, उन 5 स्थानों को या इसमें मानचित्र को कैसे भरते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे इस जगह पर, जहाँ पर आपको याद हो कि इस जगह पर है, वहाँ पर ऐसा बिंदु लगाकर और उसके बाद में कहीं पर भी लाइन खींच के आप ऐसे दिल्ली लिख सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे मथुरा भी इस पॉइंट पे ऐसे ये पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद में यहाँ पर मथुरा भरेंगे और कोई सी भी साइड में इस दिशा में खींचो या इस दिशा में, किसी भी दिशा में आप लाइन खींच के या यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रयागराज यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और ये जहाँ पर बिंदु लगाया हुआ है इसी जगह पर प्रयागराज अवस्थित है। उसके बाद में कलिंग देखें तो कलिंग वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र में आता था, वर्तमान जो उड़ीसा राज्य है उसके क्षेत्र में। उसके बाद में उज्जैन मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में यहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद में देखें नासिक महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में यहाँ पर ये जो बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु के आसपास नासिक अवस्थित है। इस प्रकार हम नक्शे को आराम से भर सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी हमने मानचित्र के बारे में मात्र 6 शहरों के बारे में या 6 बिंदुओं के बारे में चर्चा की है या कुछ देशों के बारे में थोड़ा सा जाना है। आगे आने वाले वीडियोस में हम पूरे मानचित्र को सही तरीके से हल करने वाले हैं और सीखने वाले हैं किस तरीके से भरे। इसके लिए आप हमारे चैनल लेक्चरर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें और अपने साथी या दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।